जय हिंद साथियों। बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए आज के सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग सामान्य अध्ययन से टोटल 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके एग्जाम में सामान्य अध्ययन से टोटल 40 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। और आज से पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं उसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सुपर प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई, ओडिशा, केदारनाथ या फिर डी तिरुपति में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट करके अपना अपना आंसर बताना है। तो देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ पर? ओडिशा राज्य में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था कोणार्क सूर्य मंदिर को। और कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। कब? 1984 में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली डैश है। यानी कि उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर की जो वास्तुकला की शैली है उसको क्या बोला जाता है? तो नागर शैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नागर शैली। और दक्षिण भारत के मंदिरों की वास्तुकला को द्रविड़ शैली बोला जाता है। तो उत्तर भारत का मंदिर पूछे नागर शैली में आता है, दक्षिण भारत का मंदिर पूछे तो द्रविड़ शैली में आता है। और साथियों जिनको नहीं पता है उनको बता देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ओर से मार्केट में बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट का बुक आ चुका है। ये बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित बुक है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें पाठ्यक्रम दिया हुआ है। सामान्य अंक गणित से 30 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी से 30 क्वेश्चन, इस प्रकार से टोटल 100 अंकों का आपका एग्जाम होगा। इस बुक की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें 2 प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया हुआ है सॉल्व करके, 19 सितंबर 2024 का और दूसरा है 15 सितंबर 2024 का। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपको इसमें 20 प्रैक्टिस सेट्स देखने को मिल जाता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट का बुक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग इस बुक से प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट विदिशा में स्थित है हेलियोडोरस स्तंभ। कानपुर की बात करें तो कानपुर को क्या बोला जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। आगे देखिए, चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो साथियों इसका सही जवाब है 360 हड्डियां होती है। कितना? 360 चरक संहिता के अनुसार। ठीक है, चरक संहिता जो है किसके द्वारा रचित है? तो आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता, जो कि महर्षि चरक के द्वारा इसे लिखा गया है। इसके अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 360। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? और साथियों किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। तो गोल गुंबज जो है कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये जो गुंबज है आदिल शाह वंश के 7वें शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है गोल गुंबज। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है?
और आज से पहले बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के लिए जितने भी क्लास हुए हैं इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। आप लोग यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। उड़ीसा राज्य में महानदी के किनारे बसा हुआ है बारावती का किला। और इसको किसने बनवाया था? तो गंग वंश के 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था बारावती किला को। किस वंश ने? गंग वंश ने। आगे देखिए 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में? तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। बंदा बहादुर की बात करें, एक सिख योद्धा थे। उन्हें मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के लिए जाना जाता है बंदा बहादुर को। बंदा बहादुर ने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्कों की शुरुआत भी किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तिलियां हैं? देखिए जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं फुल डिस्कशन के साथ बता रहे हैं, इसलिए आप लोग डिस्कशन को भी सुनिए। आंसर है 24 तिलियां। अच्छा, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसको कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। आगे देखिए न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का निमंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे डैश कहा जाता है। तो इसे सैन्य शासन यानी कि सैनिक शासन बोला जाता है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है, गलत है। सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है, ये भी गलत है। लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है, ये सब गलत है। केवल ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तिथि से कितने वर्ष तक होता है? तो लोकसभा अगर भंग नहीं होता है तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। आगे देखिए स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। बताइए स्टार्टअप इंडिया को किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत में। कब? तो 15 अगस्त 2015 को लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2014 से मेक इन इंडिया की शुरुआत होती है। आगे देखिए लू किस ऋतु की विशेषता है? बताइए आंसर बताइए। लू किस ऋतु की विशेषता है? तो ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है लू। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो साथियों ये आपका संबंधित है छुआछूत के अंत से, यानी कि अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में किया गया है। विधि के समक्ष समता का अधिकार ये किस में है? तो ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा 14 में। ठीक है, आर्टिकल 14 में। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A। आगे देखिए निशागंधी नृत्य जो उत्सव है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है केरल राज्य में मनाया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है?
सी राइट आंसर करेंगे। हॉर्नबिल महोत्सव को उत्सवों का उत्सव नागालैंड में हर वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर? नागालैंड में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? आंसर है योजनागत पूंजीगत व्यय। ये सरकारी राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है, बाकी ये सभी है। आगे देखिए, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्ष 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे चिंतारमन द्वारकानाथ देशमुख। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है। आरबीआई का वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो साथियों, डीपीएसपी जो है ये भाग 4 से संबंधित है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में डीपीएसपी का उल्लेख मिलता है। और इसको किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। पुस्तक ए लाइफ मिसस्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो पुस्तक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? बताइए। तो साथियों, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि बिखराव। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है क्रिकेट से जुड़े थे। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, क्रिकेट। चलिए आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? और साथियों, इस सेशन में आप क्या स्कोर कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर कीजिए ताकि ये क्लास आपका रेगुलर हो सके। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, NHRC का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। NHRC इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? NHRC का दिल्ली में। आगे देखिए, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था वर्ष 1985 को। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, BRI का पूर्ण रूप क्या है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए। तो इसका फुल फॉर्म होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये BRI का फुल फॉर्म है। आगे देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, स्टार मार्क कीजिए। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी?
राइट आंसर है जुलाई 2000 में घोषित किया गया था पहली बार। डैश वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो ये किया गया था 2006 में। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। आंसर है रस कुक, ब्रिटिश धावक है। ठीक है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। आगे देखिए, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो यह है महाराष्ट्र। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। लावनी की बात करें तो यहाँ का लोक नृत्य है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। आगे देखिए, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन कौन सा? लखनऊ शहर में। लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो साथियों, टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सर जमशेदजी नूसवारनजी टाटा। ठीक है, नूसरवानजी टाटा। जमशेदजी नूसरवानजी टाटा जो है किसके संस्थापक थे? टाटा स्टील लिमिटेड के। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो किस एप्लीकेशन का उद्देश्य है? यह है डिजी लॉकर का। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, डिजी लॉकर। आगे देखिए, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा लैटिन किया जाता है। लैटिन भाषा का इस्तेमाल होता है। जीन शब्द को गढ़ने से संबंधित व्यक्ति का नाम बताइए। तो यह है जोहानसन। ठीक है, जेनेटिक्स का पिता किसे बोला जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। और जीन शब्द को किसने दिया था? जोहानसन ने। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 16 सितंबर को पूछे तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत संरक्षण के लिए, इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, और ये प्रभावी हुआ था 2005 में। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किन स्थानों को जोड़ता है? आंसर है दिल्ली एवं अमृतसर वाया अंबाला तथा जालंधर को। ए ऑप्शन राइट है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH44 सबसे लंबा है। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? बताइए। सही जवाब है 261 ईसा पूर्व में। आखिरी क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो यह है जागो ग्राहक जागो। ए ऑप्शन सही है। अच्छा, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछे तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार SSC
कार्यालय परिचारी के लिए 1 लाइनर VVI नोट्स चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बताइए कि सर हमें बिहार SSC के लिए नोट्स चाहिए। ठीक है, आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, आपको केवल मैसेज करना है।